यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बेहद अहम दिन है। आज सुबह से बीजेपी के बागी स्वामी प्रसाद मौर्य के धमाके का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि मौर्य के घर के बाहर तमाम बागी विधायक जुड़ गए हैं। ये सब समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मौर्य के बंगले के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। नारेबाजी और ढोल नगाड़ों का दौर चल रहा है। वहीं बगावत अभी रुकी नहीं है। दावा यह किया जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक विधायक समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वहीं बीजेपी आज ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम और सहयोगियों के साथ सीट समझौते पर लंबा मंथन चला है। इस सब के बीच अयोध्या में योगी के स्वागत में मिठाइयां बंटने लगी हैं। माना जा रहा है कि उनके अयोध्या से चुनाव लड़ने पर पार्टी ने मुहर लगा दी है, बस ऐलान बाकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लखनऊ बंगले पर जुटे बागी विधायक लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और संघ उन्हें वापस बुलाने की मनुहार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो तूफान आने वाला, उस तूफान से भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ जाएंगे। और जो हम लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ लगभग रोजाना एक माननीय मंत्री गण और एक माननीय विधायक, 2-4 माननीय विधायकगण इस्तीफा देते रहेंगे। इस आप समझिए कोई रहना नहीं चाहता है वहां पर। और ये चुनाव दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया है। और 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बीजेपी वाले तो अभी भी बुला रहे हैं कि आ जाओ भैया। पहले 85% लोगों ने ही तो हमारी लगाई थी नैया, अब आ जाओ मेरे भैया। 85% लोगों ने हमारी पार लगाई थी नैया, आ जाओ मेरे मल्ला भैया, हमारी नाव लगा जाओ किनारे। ये वाले लोग हैं सर। बगावत के इस दौर को लेकर बीजेपी और अखिलेश यादव में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक सारे गुंडे और सारे माफिया समाजवादी पार्टी की शरण लेने को बेकरार है। कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा, बसपा, कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है, उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। तो आज सुबह 11 बजे का वक्त तय था, लेकिन फिलहाल इंतजार बढ़ता जा रहा है। सारे बागी समाजवादी पार्टी में शामिल होने को तैयार है। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर सुबह से ही जमावड़ा लग गया है। मौर्य ने कल बीजेपी पर तीखा हमला बोलकर वापसी और मान मनोबल की सारी गुंजाइश खत्म कर दी थी। अगर दुश्मन को चित करना है तो थोड़ा बड़ा दांव तो चलना पड़ता है। मान मनोबल, 3-3, 4-4 नेताओं की घेराबंदी, आरती उतार करके उसको खुश करने की कोशिश। जब आरएसएस नाग के रूप में आरएसएस, सांप के रूप में भाजपा हम लोगों का हक निगल अजगर की तरह रही है, तो स्वामी को नौला बनना पड़ेगा। और स्वामी रूपी नौला इनको कुतर 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 करके टुकड़ों में ऐसा बांटेगा कि इनको भी छठी का दूध आएगा कि किसी ने मेरा पाला पड़ा है। 14 तारीख को तो वैसे भी सबसे बड़ा धमाका होना है, और 14 तारीख के बाद भी ये इस्तीफे का सिलसिला चलता रहेगा। वहीं बीजेपी में मची इस भगदड़ पर अखिलेश के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर चुटकी ले रहे हैं। 2 महीना पहले बता दिया था कि 1.5 दर्जन मंत्री फाइनल हो गए हैं। क्योंकि ये हम लोग आपको अक्टूबर में ही हम अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर उस समय हम ले जाते तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमे लाद करके इनको जेल भेज देती, तो दिक्कत होती। तो हमने कहा कि सब लोग रुके रहो, आचार संहिता लग जाने दो, उसके बाद तो फिर होगा ना, इनका मुकदमा लगेगा और चुनाव मैदान में हम लोग होंगे। और अब वहां बचा कौन है? वोट दिलाने की हैसियत में भाजपा के पास कौन नेता है, आप बता दीजिए। सिंगल कोई है बचा?
जो बचा है आपको 18 से 20 तारीख के बीच में वो आपके पास खड़ा होगा। वो अखिलेश के यहाँ फोटो खिंचवा चुका है और सिर्फ इस्तीफा राजभवन भेजना है। दरअसल समाजवादी पार्टी का अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे की व्यवस्था से सामान लेकर के अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं और सत्ता का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके क्लोज थे, बहुजन समाज पार्टी में आप लोग साथ में रहे, आप लोगों का सफर रहा, क्या आपने सोचा था कभी कि वो पार्टी छोड़ के? देखिए, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये उनकी इच्छा है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं, जो जिसकी अपनी कोई व्यवस्था ही नहीं है, वो दूसरे लोगों की व्यवस्था के सहारे अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, वो कभी पूरा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के लोग पास से देख रहे हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, ओम प्रकाश राजभर तो 1.5 दर्जन लोग गिना रहे हैं। शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य से हुई थी, कहां पर जाके ये सिलसिला थमेगा? कुछ सुगबुगाहट तेज हुई है और कौन कौन से बागी सामने आ रहे हैं? अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हेलो जी। अभिषेक, सवाल मेरा ये कि 1.5 दर्जन लोग ओम प्रकाश राजभर ने गिना दिए, सिलसिला शुरू हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य से, कहां पर जाकर खत्म होगा? देखिए, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को कहते रहे कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ में है, 1.5 दर्जन के नाम वो गिना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके की बातें उन्होंने पहले भी आज तक से बात करते हुए कही है कि हर एक दिन 2 से 3 विधायक टूट के सपा में आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 2 दर्जन विधायक और होंगे जो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले लगातार जिस तरीके से बीजेपी में अब एक तरीके की डैमेज कंट्रोल की तैयारी हमें दिख रही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज सदस्यता लेकर के खुद अखिलेश यादव से मिले हैं और अखिलेश यादव भी बार बार इस बात को कह चुके हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक एक करके समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हो गई है। शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, उसके बाद धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान और तमाम जितने वो विधायक लेकर के आए, जिनकी फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। उससे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी नामों में लोग सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास अभिषेक, क्योंकि आज बेहद हलचल भरा दिन यूपी की सियासत में रहने वाला है। यूपी बीजेपी के बागियों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तंज कसा है। तोमर के मुताबिक कुछ लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो सारी परिस्थितियों पर निगरानी रखे हुए है। इस्तीफा देना कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश राजनीति में ऐसे होते हैं जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है लोकतंत्र। पेट्रोल डीजल जब भी महंगा हुआ, नेता मंत्री यही कहते नजर आए, अरे हम क्या करें, इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ रहा है, इसीलिए पेट्रोल कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कच्चे तेल के दाम 2 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन पिछले 70 दिन से पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की है। तो क्या ये चुनाव का असर है? अंतर्राष्ट्रीय दाम है, तो हम कई लेवल्स पे काम कर रहे हैं। दिस इज एन इंटरनेशनल इशू। खास करके खाड़ी के देशों ने अपना उत्पादन घटा दिया है, तो इन सारे कारणों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य वृद्धि हुई है, ये सरकार को तेल की कीमत को बढ़ाना पड़ा है। भारत में जब भी तेल महंगा हुआ, तुरंत मंत्री हो या सांसद या सत्ताधारी दूसरे नेता जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों को बताकर पल्ला झाड़ा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, कच्चा तेल अभी 2 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $84 प्रति बैरल तक महंगा हो गया। लेकिन मजाल है कि पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 पैसा बढ़ा लिया हो। भारत में पिछले 70 दिन से पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। जनता पर इतना रहम क्यों? क्या इसलिए क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और तेल के दामों के इलेक्शन से कनेक्शन पुराना है? याद करिए नवंबर की कहानी, जब देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए लीटर के पार पहुंच गई थी। रेस लगी थी कि दाम और कितना चढ़ेगा। फिर हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आए और सरकार को महंगाई का मतलब इलेक्शन में समझ आ गया। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और ऐसी चीजें जुड़ते जुड़ते
हमारी क्षति हुई है। हिमाचल में जब विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव दोनों में हार मिली, तब 4 नवंबर से केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की टैक्स कटौती की। इसके बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ही तेल की कीमतें अकेले कंट्रोल होती हैं, कोई राजनीतिक दखल नहीं होती, तो एक सीधा सा सवाल, पिछले 70 दिन में जब कच्चा तेल $16 प्रति बैरल तक महंगा हो चुका है, फिर क्यों पेट्रोलियम कंपनियों ने एक पैसा भी पेट्रोल डीजल में नहीं बढ़ाया? क्या इसका कारण अब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं है? अवधि रचनाकार रफीक शादानी ने लिखा था, जब नगीचे चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है, तो चुनाव नजदीक है, इसीलिए पेट्रोल डीजल की महंगाई से जनता बची हुई है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। एक दिन में यहां इतने नए मामले सामने आए हैं जितने अब तक नहीं आए थे। अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या अभी कम है, लेकिन जानकारों के मुताबिक संक्रमण की रफ्तार यही बनी रही तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ सकता है। मंडी परिसर में सभी भाई मास्क लगाकर रखें, बिना मास्क कोई ना रहे। डरी डरी सहमी सी दिल्ली। लोहड़ी के त्योहार पर वायरस का डर छाया रहा। नाइट कर्फ्यू के दौरान सख्ती बढ़ा दी गई। वहीं सुबह आमतौर पर भीड़ भाड़ वाली मंडियों में भी कम ही लोग नजर आए। धुंध और ठंड के अलावा ये डर कोरोना की उस बेतहाशा रफ्तार का है जिसने तीसरी लहर में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 24 घंटे में दिल्ली में इतने नए केस आए हैं जो दूसरी लहर में भी नहीं आए थे। 13 जनवरी 2022 को दिल्ली में कोरोना के 28,867 नए मरीज मिले हैं, जबकि 20 अप्रैल 2021 को एक दिन में 28,395 केस सामने आए थे, यानी 472 मरीज ज्यादा। वहीं संक्रमण दर भी दूसरी लहर के बेहद करीब पहुंच गई है। 13 जनवरी 2022 को संक्रमण दर 29.21% पर पहुंच गई, जबकि 3 मई 2021 को ये दर 29.55% थी। सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या भी 94,160 हो गई, जो 8 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 1 मई 2021 को यह संख्या 96,747 थी। आखिर ये कोरोना की रफ्तार क्या कहती है? ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक है। इस वजह से ही अस्पतालों में बेड खाली हैं, मगर मौत लगातार हो रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिनकी मौत हो रही है वो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी के शिकार थे और मौत से पहले हुई जांच में उन्हें कोरोना संक्रमित पाया गया था। जो पेशेंट एयरपोर्ट से आते हैं उनके लक्षण कम हैं, स्टेबल हैं, एसिम्प्टोमेटिक। पर जो पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल से रेफर होके आते हैं उनमें जो है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। उनमें या तो शुगर का बीमारी है, या स्ट्रोक है, या उनको टीबी है, या लीवर की प्रॉब्लम है, या डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, या कार्डियक फेलियर वाले पेशेंट हैं। वो पेशेंट सिक हैं, उनको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। डेल्टा में हॉस्पिटलाइजेशन रेट जहां 10% था, वहीं ओमिक्रॉन के केस में ये 1 से 2% ही है। मगर जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है उसे देखते हुए 2% की ये दर भी चिंता बढ़ा रही है।